हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका अपने चैनल आज क्लास में। आज के इस वीडियो में आप विज्ञान के दूसरे प्रैक्टिस सेट को यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। इस प्रैक्टिस सेट में 48 महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक देखिएगा और लास्ट में हमें बताइएगा कि आपने 48 प्रश्न में से कितना सही किया। और ये सभी प्रश्न 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफ़ी ही महत्वपूर्ण है। और यहाँ पे डेली सुबह 9 बजे प्रैक्टिस सेट चलता है, तो प्रैक्टिस सेट में आप लोग लाइव आना मत भूलिए। प्रैक्टिस सेट के बहुत सारे फायदे होते हैं। प्रैक्टिस सेट का ये फायदा होता है कि जो आप पीछे के कक्षाओं में प्रश्न याद कर चुके हैं उसका ये रिवीजन कराता है और साथ में आपको बताता है कि आपकी तैयारी अभी कितनी हुई है, कौन सा चैप्टर वीक है, उसका यहाँ पे पता चलता है। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके ऑल पे दबा लीजिएगा ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। तो यहाँ पे देखिए पहला प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में से किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है वायु, बी ऑप्शन है बर्फ, सी ऑप्शन है कांच, डी ऑप्शन है हीरा। तो यहाँ पे बताना है कि किसका अपर्तनांक सबसे अधिक होता है। तो जो हीरा होता है उसका अपर्तनांक क्या होता है? सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग कमेंट करते रहिए। यहाँ पे देखिए दूसरा प्रश्न है, विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है फैराडे, बी ऑप्शन है ओस्टर्ड, सी ऑप्शन है एम्पियर, डी ऑप्शन है यहाँ पे बोर। तो यहाँ पे बताना है कि विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव का खोज किसने किया था। तो ये ओस्टर्ड ने किया था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किस लेंस को अभिसारी लेंस कहते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल लेंस, बी ऑप्शन है यहाँ पे अवतल लेंस, सी ऑप्शन है दोनों, डी ऑप्शन है यहाँ पे बाइफोकल लेंस। तो यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि उत्तल लेंस को हम लोग क्या बोलते हैं? अभिसारी लेंस बोलते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही हो जाएगा। और अवतल लेंस को कौन सा लेंस बोलते हैं? तो अपसारी लेंस बोलते हैं। तो उत्तल लेंस को अभिसारी क्यों बोलते हैं? क्योंकि उत्तल लेंस से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो क्या करता है? उत्तल लेंस एक बिंदु पे एकत्रित कर देता है, इसीलिए उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस बोलते हैं। और अपसारी अवतल को क्यों बोलते हैं? तो जो अवतल लेंस से जब प्रकाश की किरणें गुजरती हैं तो ये क्या करता है? फैलाने का कार्य करता है, यानी प्रकाश किरणों को फैला देता है, इसीलिए अवतल लेंस को अपसारी लेंस बोलते हैं। तो ये दोनों प्रश्न भी आपको साथ में याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 4 नंबर प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है? यहाँ पे बताना है कि फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे मेथेनोइक अम्ल, बी ऑप्शन है यहाँ पे एथेनोइक अम्ल, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रोपनेइक अम्ल, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो फॉर्मिक अम्ल का IUPAC नाम क्या होता है? तो ये मेथेनोइक अम्ल होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए जंगरोधी स्टील क्या है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जंगरोधी स्टील क्या है। ए ऑप्शन है धातु, बी ऑप्शन है अधातु, सी ऑप्शन है मिश्र धातु, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जंगरोधी जो स्टील होता है, यानी जो स्टील होता है वो किससे मिलकर बना होता है? लोहा और क्रोमियम से। और लोहा और क्रोमियम क्या है? दो धातु है और दो धातु के ये मिश्रण से बना होता है स्टील, यानी ये क्या है? मिश्र धातु है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न है, पौधों में उत्सर्जी पदार्थ है। इसमें से बताना है कि पौधों में से कौन इसमें से उत्सर्जी पदार्थ है। ए ऑप्शन है गोंद, तो बिल्कुल है ये। बी ऑप्शन है यहाँ पे टैनिन, ये भी है उत्सर्जी पदार्थ पौधों का। सी ऑप्शन है यहाँ पे रेजिन, ये भी क्या है? पौधों का उत्सर्जी पदार्थ है। ये तीनों क्या है? पौधों के उत्सर्जी पदार्थ है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा कि इनमें से सभी है जो पौधों के क्या है? उत्सर्जी पदार्थ है। तो ये सभी आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 7 नंबर, तंत्रिका तंत्र के रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि तंत्रिका की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहते हैं। ए ऑप्शन है नेफ्रॉन, बी ऑप्शन है न्यूरॉन, सी ऑप्शन है सेरिब्रम, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो तंत्रिका की रचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या बोलते हैं? न्यूरॉन बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न 8 नंबर। यहाँ पे देखिए कौन सी गैस ओजोन परत में छेद करने के लिए उत्तरदायी है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन सा गैस जो ओजोन परत होता है उसमें छेद करने के लिए उत्तरदायी होता है। ए ऑप्शन है H2 यानी हाइड्रोजन,
बी ऑप्शन है N2 यानी नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है यहाँ पे CFC यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, डी ऑप्शन है यहाँ पे CH4 यानी मीथेन। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं ओजोन परत को छेद कौन करता है यानी क्षय कौन पहुंचाता है, तो ये CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन पहुंचाता है। और ओजोन परत क्या करता है, तो जो पराबैंगनी किरण आती है उसे क्या करता है, छानने का कार्य करता है। और एक प्रश्न ये भी रहता है कि CFC गैस यानी क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैस कहाँ से निकलता है, तो प्रशीतलन से निकलता है यानी फ्रिज से निकलता है, एयर कंडीशनर से निकलता है जो CFC गैस होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। जो समतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वो हमेशा कैसा बनता है। ए ऑप्शन है वास्तविक, बी ऑप्शन है काल्पनिक, सी ऑप्शन है कभी वास्तविक तो कभी काल्पनिक, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे देखिए पूछ रहे कि समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है, तो ये हमेशा काल्पनिक होता है। और जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा बनता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो वास्तविक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा उल्टा बनता है, और वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पे हम लोग उतार सकते हैं। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 10 नंबर, किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। बताना है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब किससे बनता है। ए ऑप्शन है अवतल दर्पण से, बी ऑप्शन है यहाँ पे समतल दर्पण से, सी ऑप्शन है यहाँ पे उत्तल दर्पण से, डी ऑप्शन है सब प्रकार के दर्पण से। तो यहाँ पे बताना है कि किसी वस्तु का आवर्धित प्रतिबिंब बनता है। तो आवर्धित प्रतिबिंब किसी वस्तु का किससे बनता है, तो अवतल दर्पण से बनता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 11 नंबर प्रश्न है, काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा, जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा कैसा होता है। और जो समतल दर्पण होता है उसमें काल्पनिक प्रतिबिंब बनता है, तो काल्पनिक प्रतिबिंब हमेशा कैसा होता है। ए ऑप्शन है सीधा होता है, बी ऑप्शन है उल्टा होता है, सी ऑप्शन है यहाँ पे तिरछा होता है, डी ऑप्शन है यहाँ पे औंधा होता है। तो जो काल्पनिक प्रतिबिंब होता है वो हमेशा सीधा होता है, इसीलिए हम इसे पर्दे पे नहीं उतार सकते, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे पुतली द्वारा, बी ऑप्शन है दृष्टिपटल द्वारा, सी ऑप्शन है परितारिका द्वारा, डी ऑप्शन है यहाँ पे पश्चिमाभि द्वारा। तो यहाँ पे देखिए अभिनेत्र लेंस में फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है पश्चिमाभि द्वारा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव अधिक होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि स्पेक्ट्रम में किस रंग की किरण का झुकाव सबसे अधिक होता है। ए ऑप्शन है लाल, बी ऑप्शन है हरा, सी ऑप्शन है पीला, डी ऑप्शन है बैगनी। तो किस रंग का झुकाव सबसे अधिक होता है, तो जो बैगनी कलर होता है उसका झुकाव यहाँ पे क्या होता है, सबसे अधिक होता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे ये भी प्रश्न पूछ देगा कि स्पेक्ट्रम में किस किरण का झुकाव सबसे कम होता है, तो जो लाल रंग होगा उसका सबसे क्या होगा, कम झुकाव होगा लाल का। और यहाँ पे जो बैगनी होगा उसका झुकाव सबसे अधिक होगा। तो ये भी दोनों आपको साथ में याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 14 नंबर प्रश्न है, स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग होता है। यहाँ पे बताना है कि स्पेक्ट्रम अगर हमें प्राप्त करना हो तो हम किसका प्रयोग करेंगे। ए ऑप्शन है कांच की सिल्ली, बी ऑप्शन है अवतल दर्पण, सी ऑप्शन है उत्तल लेंस, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रिज्म। तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए किसका प्रयोग करेंगे हम हमेशा, तो स्पेक्ट्रम प्राप्त करने के लिए हमेशा हम प्रिज्म का प्रयोग करेंगे, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देख लीजिए 15 नंबर प्रश्न है। 15 नंबर प्रश्न है, 100 वाट के विद्युत बल्ब 250 वोल्ट के विद्युत मेन में जोड़ा जाता है तो बल्ब से प्रवाहित धारा का मान क्या होगा। तो इसको आपको क्या करना है कि 100 वाट में आपको क्या करना है, यहाँ पे 250 वोल्ट से भाग लगा देंगे तो ये एम्पियर में निकल जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा। और जब हम 10 में 25 से भाग लगाएंगे तो ये कितना बार में कटेगा, 0 पॉइंट यहाँ पे 4 बार में कटेगा, यानी 0.4 एम्पियर क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। जो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 16 नंबर प्रश्न देखिए, जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो गतिशील
कण होते हैं। यहाँ पे बताना है कि जब किसी चालक तार से अगर विद्युत धारा प्रवाहित करें तो उसमें कौन से कण होते हैं जो गति करते हैं। ए ऑप्शन है यहाँ पे परमाणु, बी ऑप्शन है यहाँ पे आयन, सी ऑप्शन है यहाँ पे प्रोटॉन, डी ऑप्शन है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को प्लीज आप लोग लाइक कर दीजिए, कहना ना पड़े लाइक करने के लिए। और यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो एक भी प्रश्न आप इसकी मत कीजिएगा। अगर आप छोड़ते हैं तो अपने लाइफ के साथ आप खिलवाड़ करते हैं। एक भी प्रश्न आप मत छोड़िए, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगर आप देखते हैं तो यहीं पे भी आपको याद हो जाएगा, और ऐसे ही प्रश्न आपको बोर्ड एग्जाम में आएंगे, तो जब आपको याद होगा तभी तो उसे आप बना पाएंगे। तो इसीलिए प्रश्नों को आप लोग याद करना और समझना बिल्कुल ध्यान से कीजिए। तो यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होता है तो उसमें गतिशील कण कौन होते हैं। तो जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वही इसमें क्या करते हैं, गति करते हैं, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और जो यहाँ पे देखिए इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन पे कौन सा चार्ज होता है, तो इलेक्ट्रॉन पे माइनस चार्ज होता है। जो प्रोटॉन होता है उस पे कौन सा चार्ज होता है, यहाँ पे प्लस चार्ज होता है। और जो न्यूट्रॉन होता है तो उस पे कौन सा चार्ज होता है, तो उस पे कोई भी चार्ज नहीं होता है, वो क्या होता है, आवेशहीन होता है। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है। यहाँ पे देख लीजिए 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इससे 110 वोल्ट परिचालित करते हैं तब इसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितना होगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसको सबसे पहले आप क्या कीजिए, इसको आप लोग भाग लगा दीजिए इससे, तो इससे कटेगा तो ये कितने बार में जाएगा, यहाँ पे 220, यहाँ पे 220 बटा यहाँ पे 110 कटेगा तो 2 बार में जाएगा। और यहाँ पे 100 वाट में आप लोग क्या कर दीजिए, 2 से भाग लगा दीजिए, कट के हो जाएगा यहाँ पे 50 वाट, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर ये सब नहीं बनाने आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, इसका हम यहाँ पे न्यूमेरिकल क्वेश्चन जितने आते हैं वो सभी हम आपको करवा देंगे। यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न। 18 नंबर प्रश्न देखिए काफी महत्वपूर्ण है, बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है। ए ऑप्शन है दिष्ट धारा यानी डीसी, जिसे हम लोग डीसी करंट बोलते हैं। यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है प्रत्यावर्ती धारा, जिसे हम लोग एसी करंट बोलते हैं। सी ऑप्शन है ए बी दोनों, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे बताना है कि बैटरी से किस प्रकार की धारा प्राप्त होती है, तो बैटरी से हमेशा डीसी करंट मिलता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 19 नंबर प्रश्न। यहाँ पे देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। यहाँ पे बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे फैराडे, बी ऑप्शन है मैक्सवेल, सी ऑप्शन है यहाँ पे एम्पियर, डी ऑप्शन है यहाँ पे फ्लेमिंग ने। तो यहाँ पे बताना है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था। तो विद्युत चुंबकीय प्रेरण का खोज किसने किया था, तो ये माइकल फैराडे ने किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे देखिए विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है। यहाँ पे बताना है कि जो विद्युत जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत धारा के ऊष्मीय प्रभाव पे, बी ऑप्शन है प्रेरित विद्युत धारा पे, सी ऑप्शन है विद्युत चुंबकीय प्रेरण पे, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्रेरित चुंबकत्व पे। तो जो विद्युत जनित्र होता है वो किस सिद्धांत पे कार्य करता है, तो विद्युत धारा के चुंबकीय प्रेरण पे कार्य करता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो आप लोग यहाँ तक देखते आ गए हैं तो आप लोग लास्ट तक जरूर देखिए, आप इससे आपका ही फायदा होने वाला है। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और यहाँ पे देखिए लाइक को आपको कहना ना पड़े, प्लीज आप लोग लाइक भी कर दीजिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 21 नंबर, नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। इसमें से पहचानना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। ए ऑप्शन है नाभिकीय ऊर्जा, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है यहाँ पे कोयले से प्राप्त ऊर्जा, डी ऑप्शन है प्राकृतिक गैस से प्राप्त ऊर्जा। तो यहाँ पे देखिए बताना है कि कौन नवीकरणीय ऊर्जा है। तो यहाँ पे देखिएगा जो सौर ऊर्जा है वो क्या है, नवीकरणीय ऊर्जा। ये ऊर्जा कभी खत्म नहीं होगा। यहाँ पे देखिए जो खत्म नहीं होता है ऊर्जा वो क्या होता है, यहाँ पे नवीकरणीय होता है। तो नाभिकीय ऊर्जा भी खत्म हो जाएगा, कोयला भी एक दिन खत्म हो जाएगा, प्राकृतिक गैस भी एक दिन खत्म हो जाएगा। तो ये सभी अनवीकरणीय है। लेकिन यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा होता है वो पृथ्वी के साथ ही खत्म होगा। जब पृथ्वी खत्म होगा उसके साथ ही ये सौर ऊर्जा भी खत्म होगा। तो ये कभी खत्म होने वाला नहीं है, यानी ये क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन। ये हमारा क्या है, नवीकरणीय स्रोत है ऊर्जा का, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 22 नंबर प्रश्न है अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। यहाँ पे बताना है कि अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत कौन है।
ए ऑप्शन है जीवाश्म ईंधन, बी ऑप्शन है सौर ऊर्जा, सी ऑप्शन है पवन ऊर्जा, डी ऑप्शन है यहाँ पे विद्युत ऊर्जा। जब आपको नवीकरणीय अनवीकरणीय कहे पहचानने के लिए तो बस आपको यही ध्यान रखना है कि कौन यहाँ पे पृथ्वी के साथ तक रहेगा और कौन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे देखिए अनवीकरणीय बोल रहे हैं यानी वो खत्म होने वाला पदार्थ है। तो यहाँ पे देखिए जो जीवाश्म ईंधन होगा वो क्या हो जाएगा, एक ना एक दिन खत्म हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सौर ऊर्जा ये पृथ्वी के साथ खत्म होगा, ये कभी खत्म नहीं होगा। और जो पवन ऊर्जा है वो भी पृथ्वी के साथ ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं होगा। विद्युत ऊर्जा भी क्या होगा, पृथ्वी के साथ ही खत्म होगा, उससे पहले नहीं होगा। लेकिन जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला, पेट्रोलियम है, ये सभी आने वाले समय में क्या हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। यानी ये क्या हो गए, अनवीकरणीय स्रोत हो गए। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 23 नंबर प्रश्न। 23 नंबर प्रश्न है एक उत्तम ईंधन है, इसमें से बताना है कि कौन एक उत्तम ईंधन है यानी एक अच्छा ईंधन है। ए ऑप्शन है कोयला, बी ऑप्शन है लकड़ी, सी ऑप्शन है पेट्रोलियम, डी ऑप्शन है यहाँ पे जैव गैस। तो यहाँ पे देखिए जैव गैस को हम लोग प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। यहाँ पे देखिए एक उत्तम ईंधन का उदाहरण कौन सा है, तो जैव गैस है, जिसे हम लोग प्राकृतिक गैस भी बोलते हैं। यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग पेट्रोलियम पे टिक मत लगाइएगा, गलत हो जाएगा। जैव गैस यानी जिसे हम लोग प्राकृतिक गैस भी कहते हैं वही होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 24 नंबर, जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की अभिक्रिया के फलस्वरूप निम्न में से कौन सा गैस बनता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अगर हम अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बनता है। ए ऑप्शन है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, बी ऑप्शन है यहाँ पे NO2 यानी N2 यानी नाइट्रोजन, सी ऑप्शन है यहाँ पे H2 यानी हाइड्रोजन, डी ऑप्शन है यहाँ पे SO2 यानी सल्फर डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे देखिए जस्ता तथा तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से जब हम अभिक्रिया कराएंगे तो कौन सा गैस बनता है, तो हाइड्रोजन गैस बनता है। तो साथ में ये भी आपको पता होना चाहिए, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 25 नंबर। 25 नंबर प्रश्न है कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है तो यह तत्व हो सकता है। ए ऑप्शन है Ca यानी कैल्शियम, बी ऑप्शन है सी यानी कार्बन, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है SI यानी सिलिकॉन, डी ऑप्शन यहाँ पे फेरस लोहा। तो यहाँ पे देखिए कोई तत्व ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर उच्च गलनांक वाला यौगिक निर्मित करता है, यह यौगिक जल में विलय है यानी जल में ये घुलने वाला है तो यह तत्व हो सकता है। तो यहाँ पे देखिए ये सभी कोई भी जल में यहाँ पे नहीं घुलेगा, ना लोहा, ना सिलिकॉन, ना कार्बन। लेकिन जो कैल्शियम होता है वो जल में घुलनशील होता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 26 नंबर। 26 नंबर प्रश्न देखिए निम्नलिखित अभिक्रियाओं में अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है। इसमें से पहचानना कि अपघटन की अभिक्रिया कौन सी है, और अपघटन का ही दूसरा नाम ही होता है वियोजन अभिक्रिया। तो वियोजन या अपघटन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें एक अणु टूटकर दो अणु या दो से अधिक अणु का निर्माण करता है, तो उसे हम लोग वियोजन या अपघटन अभिक्रिया कहते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं जो सी वाला ऑप्शन है, इसमें क्या हो रहा है कि एक अणु टूटकर यहाँ पे आप देख सकते हैं बस एक ऐसा ही है, बाकी सब अलग है। यहाँ पे देखिए एक अणु टूट के दो अलग अलग यहाँ पे आप देख सकते हैं KCl बना रहा है और यहाँ पे O2 बना रहे थे, यानी एक अणु था पहले और ये टूट के दो नए अणु बन गए, यानी ये क्या हो गया, यहाँ पे अपघटन हो गया यानी वियोजन हो गया। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ऐसे ही पहचाना जाता है। अगर संयोजन अभिक्रिया बोलता है तो ये डी वाला ऑप्शन हो जाता। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, जिसमें दो या दो से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, मतलब एक ही पदार्थ का निर्माण करेंगे तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। जैसे यहाँ पे H2 और I2 दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, एक ही पदार्थ बनाएंगे, तो ये हो जाएगा हम लोग का संयोजन। और जिसमें एक पदार्थ टूट के दो नए पदार्थ बनते हैं उसे हम लोग अपघटन या वियोजन अभिक्रिया बोलते हैं। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। तो समझ में आ गया तो वीडियो को आप लोग जरूर लाइक कर दीजिए। यहाँ पे देखिए 27 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन लवण है। इसमें से पहचानना है कि कौन लवण है। ए ऑप्शन है HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तो पहला ही नहीं होगा। यहाँ पे बी ऑप्शन है NaOH, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे देखिए K2SO4, तो K2SO4 एक क्या है, लवण है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न 28 नंबर। 28 नंबर प्रश्न है किस लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प
प्रवाहित करने पर कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? ए ऑप्शन है FeO, बी ऑप्शन है Fe2O3, सी ऑप्शन है Fe3O4, डी ऑप्शन है FeS। तो यहाँ पे देखिए किसी लाल तप्त आयरन पर जल वाष्प जब प्रवाहित किया जाएगा तो कौन सा यौगिक प्राप्त होता है? तो Fe3O4 प्राप्त होता है। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे 29 नंबर प्रश्न देखिए, हमारे शरीर में pH कितने परास के बीच कार्य करता है? यानी हमारे शरीर का pH मान कितना होता है साफ भाषा में, ये यही पूछा है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 6.0 से लेके 6.8 तक, बी ऑप्शन है 2.1 से लेके यहाँ पे 3.8 तक, यहाँ पे देखिए बी ऑप्शन है यहाँ पे 7.0 से लेके यहाँ पे 7.8 तक, डी ऑप्शन है यहाँ पे 5.1 से लेके 5.8 तक। तो हमारे शरीर का पीएच परास कितना होता है यहाँ पे? तो 7 से लेके 7.8 तक होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये परीक्षा के दृष्टिकोण से काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, शुद्ध सोना को व्यक्त किया जाता है। जो शुद्ध एकदम शुद्ध सोना होता है, शुद्ध सोना मुलायम होता है, कठोर नहीं होता है। कठोर बनाने के लिए उसमें चांदी या यहाँ पे कॉपर यानी तांबा मिलाया जाता है। तो यहाँ पे देखिए शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है जो शुद्ध होगा एकदम? ए ऑप्शन है 22 कैरेट, बी ऑप्शन है यहाँ पे 24 कैरेट, सी ऑप्शन है यहाँ पे 20 कैरेट, डी ऑप्शन यहाँ पे 12 कैरेट। तो जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है? तो 22 कैरेट का होता है। तो ये आपको पता होना चाहिए, और ऐसे ही ऐसे प्रश्न बोर्ड परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ये देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसमें बच्चे काफी गलत कर देते हैं। यहाँ पे पूछा है कि कौन सा अधातु, यहाँ पे धातु नहीं पूछा है, इसका आप लोग ध्यान रखिएगा। कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव होता है? तो जो ब्रोमीन अधातु होता है वो कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाए जाते हैं, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। अगर यहाँ पे अधातु ना होके यहाँ पे धातु हो गया कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव होता है, तब उसका आंसर क्या होता है, पारा। तो यहाँ पे पूछे कि कौन सा धातु कमरे के ताप पे द्रव के रूप में पाया जाता है, तो वो पारा होगा। अगर यहाँ पे पूछे कि कौन सा अधातु कमरे के ताप पे द्रव में पाया जाता है, तो वो ब्रोमीन होगा। तो ये दोनों प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है और थोड़ा टिपिकल है, तो आप इसे याद कर लीजिएगा, काफी ही महत्वपूर्ण रहेगा आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए, सीसा और टीन के मिश्र धातु को कहते हैं। जो सीसा और टीन के मिश्र धातु से जो बनता है उसे क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है सोल्डर, बी ऑप्शन है यहाँ पे स्टील, सी ऑप्शन है यहाँ पे गन मेटल, डी ऑप्शन है यहाँ पे उपधातु। तो सीसा और टीन के मिश्र धातु से क्या मिलकर बना होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? तो उसे हम लोग सोल्डर बोलते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। यहाँ पे देखिए 33 नंबर प्रश्न है, इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र है। यहाँ पे बताना है कि इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है। ए ऑप्शन है CH3OH, बी ऑप्शन है C2H5, यहाँ पे OH, सी ऑप्शन है यहाँ पे C2H6OH, डी ऑप्शन है यहाँ पे C2H2OH। तो यहाँ पे देखिए इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र पूछा है, तो इथाइल एल्कोहल का अणुसूत्र क्या होता है, C2H5OH होता है, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 34 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि कौन इसमें से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। ए ऑप्शन है यहाँ पे CH4, बी ऑप्शन है C2H4, सी ऑप्शन है C6H6, और यहाँ पे देखिए डी ऑप्शन है C3H8। तो यहाँ पे बताना है कि कौन एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है। तो यहाँ पे देखिए जो C6H6 है वो क्या है, एक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 35 नंबर, निम्न में से किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं? यहाँ पे बताना है कि किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। ए ऑप्शन है CH4, बी ऑप्शन है C2H6, सी ऑप्शन है C3H4, डी ऑप्शन है यहाँ पे C3H8। तो यहाँ पे बताना है कि किस हाइड्रोकार्बन के 3 आबंध होते हैं। तो यहाँ पे देखिए C3H4 के यहाँ पे 3 आबंध होते हैं, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 36 नंबर प्रश्न। 36 नंबर प्रश्न है, आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को कहा जाता है। आवर्त सारणी में जो ऐसे उदग्र स्तंभ होते हैं यानी उसे क्या बोला जाता है। ए ऑप्शन है वर्ग, बी ऑप्शन है आवर्त, सी ऑप्शन है अपरूप, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो आवर्त सारणी का जो उदग्र जो खड़ा वाला स्तंभ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं, और जो क्षैतिज स्तंभ होता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आवर्त बोलते हैं। तो ये भी दोनों आपको याद होना चाहिए।
आइए देखते हैं अगला प्रश्न है 37 नंबर प्रश्न है आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य हैं। यहाँ पे बताना है कि आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य कौन है। ए ऑप्शन है अम्लीय धातु, बी ऑप्शन है क्षारीय धातु, सी ऑप्शन है अभिक्रिय गैस, यहाँ पे अक्रिय गैस, यहाँ पे डी ऑप्शन है मिश्र धातु। तो यहाँ पे देखिए आवर्त सारणी के प्रथम वर्ग के सदस्य क्या हैं, तो क्षारीय धातु है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है आवर्त सारणी में शून्य समूह का तत्व कौन है। शून्य समूह यानी अक्रिय तत्व, इसमें से पहचानना है कि कौन है। ए ऑप्शन है एच, बी ऑप्शन है यहाँ पे एच ई, सी ऑप्शन है यहाँ पे CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड, डी ऑप्शन है यहाँ पे Cl2 यानी क्लोरीन गैस। तो यहाँ पे बताना है कि कौन आवर्त सारणी के शून्य समूह का तत्व है। शून्य समूह कहने का मतलब कि वो अक्रिय है, यानी वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करेगा, यानी जो हीलियम गैस होता है वो क्या होता है, शून्य समूह का तत्व होता है, ये किसी से भी अभिक्रिया नहीं करता है। आइए देखते हैं 39 नंबर प्रश्न और काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थ को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को कहते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो हमारे शरीर में विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप जो हानिकारक जो जहरीले पदार्थ बन जाते हैं उसको कौन सा तंत्र बाहर निकालता है। ए ऑप्शन है पाचन तंत्र, बी ऑप्शन है तंत्रिका तंत्र, सी ऑप्शन है परिक्षरण तंत्र, डी ऑप्शन है यहाँ पे उत्सर्जन तंत्र। तो यहाँ पे देखिए कौन हानिकारक पदार्थ को बाहर निकालता है, तो जो उत्सर्जन तंत्र होता है वो क्या करता है, बाहर निकालता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है 40 नंबर प्रश्न है एक कृत्रिम वृक्क नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर में से किस प्रक्रिया के द्वारा निकालता है। ए ऑप्शन है पुनर्अवशोषण, बी ऑप्शन है निस्यंदन, सी ऑप्शन है यहाँ पे आस्तर, डी ऑप्शन है अपोहन। तो यहाँ पे देखिए एक कृत्रिम वेग नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को रुधिर से किस प्रक्रिया के द्वारा बाहर निकालता है, तो अपोहन के द्वारा निकालता है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल ही सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 41 नंबर प्रश्न है मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ पे बताना है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। ए ऑप्शन है लीवर, बी ऑप्शन है यहाँ पे अग्नाशय, सी ऑप्शन है अंडाशय, डी ऑप्शन है एड्रेनल। तो यहाँ पे मनुष्य की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है वो क्या होती है, लीवर होती है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। यहाँ पे देखिए 42 नंबर प्रश्न है ग्वाइटर अथवा घोंघा। घोंघा का ही दूसरा नाम क्या है, ग्वाइटर है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है कि ग्वाइटर अथवा घोंघा पनपता है, यानी जो घोंघा रोग होता है वो किससे पनपता है। ए ऑप्शन है चीनी की कमी से, बी ऑप्शन है आयोडीन की कमी से, सी ऑप्शन है यहाँ पे रक्त की कमी से, डी ऑप्शन है मोटापा से। तो जो ग्वाइटर यानी घेंघा रोग होता है वो किसकी कमी से यहाँ पे पनपता है, तो आयोडीन की कमी से। अगर आयोडीन की मात्रा हमारे शरीर में कम हो जाएगी तो यानी घेंघा रोग यहाँ पे क्या हो जाएगा, यानी 42 का सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन होता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है। बी ऑप्शन है यहाँ पे हाइड्रा में, बी ऑप्शन है मटर में, सी ऑप्शन है शैवाल में, डी ऑप्शन है प्लाज्मोडियम में। तो मुकुलन द्वारा अलैंगिक जनन किसमें होता है, तो हाइड्रा में होता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न है यहाँ पे देखिए 44 नंबर प्रश्न है कोशिका झिल्ली किस प्रकार की झिल्ली है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है और जब इसे हम होमवर्क प्रश्न दिए थे तो इसमें काफी बच्चे गलत बताए थे इसका जवाब। जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है। ए ऑप्शन है परागम्य, बी ऑप्शन है अपरागम्य, सी ऑप्शन है अर्धपरागम्य, डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो जो कोशिका झिल्ली होती है वो किस प्रकार की झिल्ली होती है, तो वो अर्धपरागम्य होती है, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जिन शब्द किसने प्रस्तुत किया। ए ऑप्शन है जॉनसन, बी ऑप्शन है लैमार्क, सी ऑप्शन है मेंडल, डी ऑप्शन है ग्रिफिथ। तो यहाँ पे जिन शब्द का किसने प्रस्तुत किया, यानी जिन शब्द किसने रखा, तो जिन शब्द जॉनसन ने रखा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए मलेरिया उत्पन्न करने वाला मादा एनोफ्लीज किस तरह के जल में उत्पन्न होता है। जो यहाँ पे मलेरिया वाला जो होता है मच्छर, जो मादा एनोफ्लीज होता है, मादा एनोफ्लीज अगर मच्छर काट लेगी तो वो क्या होगा, यहाँ पे हम लोगों को मलेरिया हो जाएगा। और मलेरिया यहाँ पे देखिए उत्पन्न करने वाले जो मच्छर होते हैं वो किस जल में पनपते हैं, तो वो हमेशा किस जल में पनपते हैं, तो गंदे जल में पनपते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए जो डेंगू होता है
अगर डेंगू का पूछे कि डेंगू का मच्छर किस जल में पनपता है, तो डेंगू का मच्छर यहाँ पे साफ जल में पनपता है। और जो मलेरिया का मच्छर होता है मादा एनोफिलिस, जिससे काट लेगा तो मलेरिया हो जाएगा, वो कैसे जल में पनपता है, तो गंदा जल में। और डेंगू वाले मच्छर साफ जल में पनपते हैं। तो ये भी दोनों प्रश्न आपको पता होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न 47 नंबर। 47 नंबर प्रश्न है, कौन एक जैव प्रक्रम द्वारा अपघटित होने वाला पदार्थ है। इसमें से बताना है कि कौन एक जैव प्रक्रम के द्वारा अपघटित हो जाएगा, नहीं सड़ गल जाएगा। ए ऑप्शन है यहाँ पे सूखे घास और पत्ते, बी ऑप्शन है पॉलिथीन, सी ऑप्शन है यहाँ पे रबड़, डी ऑप्शन है यहाँ पे प्लास्टिक की बोतल। तो यहाँ पे देखिए कौन जैविक प्रक्रम द्वारा अपघटित हो जाएगा, तो जो सूखे घास और पत्ते हैं वो जैविक प्रक्रिया द्वारा अपघटित हो जाएंगे, लेकिन पॉलिथीन नहीं हो पाएगा, रबड़ नहीं हो पाएगा और प्लास्टिक की बोतल भी नहीं हो पाएगी। आइए देखते हैं 48 नंबर प्रश्न। 48 नंबर प्रश्न है, हरे पौधे कहलाते हैं। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि हरे पौधे क्या कहलाते हैं। ए ऑप्शन है उत्पादक, बी ऑप्शन है यहाँ पे अपघटक, सी ऑप्शन है यहाँ पे उपभोक्ता, डी ऑप्शन है यहाँ पे आहार श्रृंखला। तो यहाँ पे देखिए जो हरे पौधे होते हैं वो क्या कहलाते हैं, तो उत्पादक कहलाते हैं, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न। होमवर्क प्रश्न देखने से पहले आप लोग प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए, लाइक करके ही जाना है अपने सर के लिए। तो यहाँ पे देखिए होमवर्क प्रश्न है, सूर्य से कौन सा विटामिन प्राप्त मतलब मिलता है, सूर्य से कौन सा विटामिन मिलता है। ए ऑप्शन है विटामिन ए, बी ऑप्शन है विटामिन सी, सी ऑप्शन है विटामिन डी, डी ऑप्शन है यहाँ पे विटामिन ई। तो आपको ए बी सी डी ऐसे करके नहीं भेजना है, आपको पूरा लिखना है कि विटामिन ए मिलता है, कि विटामिन सी मिलता है, कि विटामिन डी मिलता है, कि विटामिन ए मिलता है, ई मिलता है। तो आपको क्या कर देना है, कमेंट कर देना है। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक करके जाइए अपने दोस्तों के पास और स्टडी ग्रुप में इसे जरूर शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल आइकन आता है उसको आप लोग ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और इस चैनल पर बहुत ही अच्छी तरीके से 10वीं की तैयारी कराई जाती है, तो आप लोग प्लीज़ अपने दोस्तों से भी बोलिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अपनी अगले वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।